हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोगों ने पावर इन इलेक्ट्रिकल डिवाइस शुरू किया था, उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों को लास्ट क्लास सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आया होगा, तो ऑब्वियसली आज भी आप लोगों को आराम से समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, आज जो पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे इट इज पावर रेटिंग। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स के शॉप में गए, ठीक है, और वहां पे जाके आपने एक बल्ब मांगा कि अंकल जी मुझे एक बल्ब चाहिए। तो रिटर्न में क्वेश्चन क्या आएगा अंकल जी की ओर से कि बेटा कितने वाट का चाहिए, कितने वाट का चाहिए। तब आप बोलेंगे कि सर अंकल जी मुझे 50 वाट का चाहिए या 100 वाट का चाहिए, लाइक दैट। ठीक है, तो आपने एक 100 वाट का बल्ब खरीदा। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? 100 वाट जो है, इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनना है। इसका मतलब ये होता है, ध्यान से सुनना है, कि अगर आप इस बल्ब को आके घर पे फिट करते हो, कहाँ पे बोला मैंने? घर पे। इस बल्ब को लाके अगर आप घर पे फिट करते हो, तो अगर आप घर पे फिट कर रहे हो तो स्टूडेंट्स हम लोग के घर पे सप्लाई होता है 220 वोल्ट का। हम लोग के घर पे 220 वोल्ट का सप्लाई होता है। अगर आप घर पे लाके इस बल्ब को एक कहीं पे भी फिट कर रहे हो, दैट मीन्स आप इस बल्ब के अक्रॉस कितना वोल्ट लगा रहे हो? बेसिकली 220 वोल्ट। यस, आप लोगों को भी शायद पता होगा कि हम लोग के घर का सप्लाई जो है वो एसी होता है। एसी, उसके बारे में भी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट में। दैट मीन्स ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना स्टूडेंट्स, हम लोग के घर पे वो चेंज होता रहता है, लेकिन इफेक्टिवली आप लोग बोल सकते हो कि हम लोग के घर पे सप्लाई होता है 220 वोल्ट। दो ये चेंज होता रहता है, लेकिन आप इफेक्टिवली बोल सकते हो कि हम लोग के घर पे इंडिया में हर एक घर पे जो सप्लाई होता है वो कितना वोल्ट का होता है? 220 वोल्ट। समझ में आया? मतलब एक बल्ब लेके अगर आप कहीं पे भी फिट कर रहे हो, बेसिकली आप कितना पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस उसको फिट कर रहे हो? 220 वोल्ट। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स यहां तक? नो। आप यहां पे एक बात बोल सकते हो कि सर आपने इंडिया का नाम क्यों लिया? तो स्टूडेंट्स यस, ऐसा भी कंट्रीज है जहां पे घर का सप्लाई 220 वोल्ट नहीं होता है, दूसरा होता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम लोग इंडिया में, तो इंडिया को लेके ही बात करते हैं। तो इंडिया में होम सप्लाई या घर पे हम लोग कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं? इट इज 220 वोल्ट। आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर आप घर क्यों बोल रहे हो, होम सप्लाई क्यों बोल रहे हो? बिकॉज स्टूडेंट्स फैक्ट्रीज में अलग अलग सप्लाई, अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस का भी सप्लाई होता है, लेकिन इन जनरल घर पे, आपके घर पे थोड़ी ना फैक्ट्री है, घर के अंदर फैक्ट्री थोड़ी ना होगा। ठीक है ना? घर पे जो भी डिवाइस हम लोग यूज करते हैं, बेसिकली उनके अक्रॉस कितना वोल्ट सप्लाई होता है? 220 वोल्ट। यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो। तो स्टूडेंट्स 100 वाट का मतलब क्या है? 100 वाट का ये मतलब है, 100 वाट का थोड़ा और अच्छी तरह से लिखते हैं हम लोग। 100 वाट ना लिख के लिखते हैं 100 जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड को ही वाट कहा जाता है। ध्यान से सुनना है। तो स्टूडेंट्स इस बल्ब का पावर है 100 वाट। इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनना है कि ये बल्ब 100 जूल एनर्जी पर सेकेंड डिसिपेट करेगा या 100 जूल पर सेकेंड एनर्जी कंज्यूम करेगा अगर इसके अक्रॉस आप सप्लाई देते हो 220 वोल्ट का। अगर इसके अक्रॉस आप सप्लाई देते हो 220 वोल्ट का,
किसी भी बल्ब का अगर सिर्फ पावर बोल रहा हो, सिर्फ पावर बोल रहा हो, फॉर एग्जाम्पल इन ए न्यूमेरिकल, इन ए प्रॉब्लम आपको सिर्फ एक बल्ब का पावर बोला गया है, इसका मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 220 वोल्ट। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है। लेकिन अगर कोई दूसरा वोल्ट का होगा तो वो मेंशन करके देगा, वो आपको क्वेश्चन में मेंशन करके देगा, और 220 वोल्ट वाला भी मेंशन होता है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं कि इन ए क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि बल्ब ऑफ पावर 50 वाट, कितना उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेंशन नहीं किया, तो अगर वो मेंशन नहीं किया है तो आपको कितना लेना है? 220 वोल्ट लेना है, क्योंकि हम लोग इंडिया में हर एक घर पे सप्लाई जो होता है, होम सप्लाई जो होता है, वो 220 वोल्ट का ही होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? आप लोगों का क्लियरिटी के लिए और एक एग्जांपल ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल आपने बल्ब खरीदा 50 वाट, आपने बल्ब खरीदा 50 वाट पावर का, इसका मतलब क्या है? तो 50 वाट को आप लिख सकते हो 50 जूल पर सेकंड, या आप मन ही मन सोच सकते हो, वाट बोलने से ज्यादा फील आता है अगर आप बोलते हो जूल पर सेकंड, तो आप ऐसे मन ही मन सोच सकते हो कि इसका पावर है 50 वाट या 50 जूल पर सेकंड। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस बल्ब के अक्रॉस 220 वोल्ट सप्लाई दूंगा, अगर मैं इस बल्ब के अक्रॉस 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करूंगा, तो एक सेकेंड में, पर सेकेंड, ये कितना एनर्जी डिसिपेट करेगा? 50 जूल, या कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा? 50 जूल। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर? पावर रेटिंग क्लियर हुआ ना स्टूडेंट्स? इनिशियली हम लोग थोड़ा कॉम्पेरेटिवली इजी प्रॉब्लम्स देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे। ठीक है? An electric current of 4 ampere flows through a 12 ohm resistor। अच्छा, एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 12 ओम, उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है? 4 एम्पियर। ठीक है? What is the rate at which heat energy is produced in the resistor? तो ऑब्वियसली रजिस्टर से करंट अगर जा रहा है तो हीट एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज होगा, ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया था स्टूडेंट्स। तो बोला व्हाट इज द रेट, मतलब बेसिकली आपको पूछ रहा है कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा पर यूनिट टाइम, कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा पर यूनिट टाइम। तो बेसिकली आपको पावर ही पूछ रहा है। ठीक है? आपके पास पावर का 3 रिलेशन है, P इक्वल्स टू VI, P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R, और P इक्वल्स टू I स्क्वायर R। तो आप देखिए आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, करंट एंड रेजिस्टेंस। तो करंट एंड रेजिस्टेंस ये वाला यूज कीजिए। क्लियर? समझ में आया? सो 4 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 12, 16 मल्टीप्लाइड बाई 12, जो आया। क्लियर? समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ये वाला एग्जांपल देखते हैं अभी। ए हीटिंग एलिमेंट मतलब बेसिकली रजिस्टर ही बोल रहा है। हम लोग को पता है कि रजिस्टर से करंट जाने से जो एनर्जी खर्चा होता है वो किस फॉर्म में मिलता है? हीट। तो हीटिंग एलिमेंट बोल रहे हैं मतलब इट इज अ रजिस्टर। अ हीटिंग एलिमेंट इज मार्क्ड 210 वोल्ट 630 वाट। ध्यान से सुनना है, एक हीटिंग एलिमेंट है, आप हीटर ही मान लो, अपने घर पे जो हीटर लगाते हैं ना हम लोग ठंडे के मौसम में, वही मान लेते हैं। उसमें 210 वोल्ट 630 वाट ऐसे लिखा हुआ है, उसमें मार्क किया हुआ है 210 वोल्ट 630 वाट। इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स? इसी को तो पावर रेटिंग कहते हैं। ध्यान से सुनना है और क्लियर होगा। इसका मतलब है कि अगर आप इस हीटिंग एलिमेंट के अक्रॉस, ध्यान से सुनना है, अगर आप इस हीटिंग एलिमेंट के अक्रॉस 210 वोल्ट का सप्लाई देते हो, 210 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देते हो, तब जाके उसका पावर जो होगा 630 वाट होगा, यानी कि 630 जूल पर सेकेंड होगा। क्लियर? समझ में आया?
तो इसी को ही हम लोग बेसिकली कहते हैं पावर रेटिंग। ठीक है, समझ में आया? आप अभी बोलोगे सर आपने तो बोला था 220 वोल्ट, वो तो मैंने इंडिया का होम सप्लाई के बारे में बोला था कि अगर कुछ भी नहीं कहा जाता, सिर्फ पावर कहा जाता है, इसका मतलब आपको लेना है कि हम लोग घर पे लगा रहे हैं और इंडिया में लगा रहे हैं, तो 220 वोल्ट लेना है। लेकिन यहां पे तो मेंशन करके दिया कि 220 वोल्ट एंड 630 वाट, ये लिखा हुआ है, उस हीटिंग एलिमेंट में लिखा हुआ है, प्रिंटेड है, स्मार्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इस हीटिंग एलिमेंट के अक्रॉस 210 वोल्ट सप्लाई देते हो, तब जाके उसका पावर होगा 630 वाट। स्टूडेंट्स, पावर इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितना वोल्ट का सप्लाई दे रहे हो। इफ यू चेंज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेम डिवाइस, अगर आप उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करोगे तो उसका पावर भी चेंज होगा। ठीक है, समझ में आया? ये वाला लाइन समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। व्हाट इज द करंट ड्रोन बाय द एलिमेंट, उस हीटिंग एलिमेंट से कितना करंट पास होगा व्हेन कनेक्टेड टू 210 वोल्ट डीसी मींस। अच्छा, तो बोला गया पहला लाइन पे ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, कि अगर आप इस हीटिंग एलिमेंट के अक्रॉस 210 वोल्ट लगाते हो तो आपको पावर मिलेगा 630 वाट। उसी हीटिंग एलिमेंट को आपने खरीदा और उसके अक्रॉस 210 वोल्ट ही आपने अप्लाई किया। कैसे पता सर आपको कि आपने 210 वोल्ट ही अप्लाई किया? यहां पे लिखा है व्हेन कनेक्टेड टू 210 वोल्ट डीसी मींस। ठीक है, इसमें जितना वोल्टेज दिया गया है, जितना मार्क किया हुआ है उस डिवाइस में, उस हीटिंग एलिमेंट में जितना मार्क किया हुआ है, आपने ठीक उसी वोल्टेज के अक्रॉस ही हीटिंग एलिमेंट को लगाया। समझ में आया? व्हाट इज द करंट ड्रोन बाय द एलिमेंट व्हेन कनेक्टेड टू 210 वोल्ट डीसी मींस। क्लियर? जो मार्किंग में जो पोटेंशियल डिफरेंस था, हम लोगों ने वही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। इसका मतलब हम लोग के घर पे जाके लगाया, हम लोग के घर पे लाके जो मैंने उसको लगाया, उसका पावर क्या होगा लगाने के बाद? 630 वाट ही होगा, बिकॉज जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे दिया गया मार्किंग में, मैंने तो वही सप्लाई किया। समझ में आया ना बात? इजी, थोड़ा तोड़ के अच्छी तरह से बोल रहा हूं और कुछ नहीं। अभी आप बोलेंगे सर डीसी मेंस बोल रहे हो, सो डीसी मेंस को लेके फिलहाल टेंशन नहीं लेना है। डीसी मेंस मतलब बेसिकली आप बोल सकते हो कि एक बैटरी लगाया, एक 210 वोल्ट का बैटरी लगाया। ठीक है, डीसी एसी और अच्छी तरह से हम लोग बहुत बात करेंगे इन द चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट। फिलहाल डीसी मेंस आप सिर्फ दिमाग में ये रखो कि डीसी मेंस मतलब बैटरी लगाया, एक बैटरी लगाया 210 वोल्ट का। ठीक है, तो व्हाट इज द करंट, वो तो निकाल लेंगे अभी बहुत इजीली। ठीक है ना? सो यहां पे देखिए P इक्वल्स टू वी आई, P इक्वल्स टू वी आई। ठीक है, P के जगह पे आप बिठा दीजिए 630। अच्छा, यहां से I हम लोग अलग करके रख देते हैं। सो I इक्वल्स टू P बाई V, इट इज इक्वल्स टू 630 बाई 210। ठीक है, ठीक है। लास्ट एक बार बोलो, क्या मुझे बोलने का मन हो रहा है, आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी मुझे एक बार बोलने का मन हो रहा है। लास्ट टाइम बोलूंगा, क्वेश्चन में बोला कि हीटिंग एलिमेंट में ये मार्क किया हुआ है। इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स, कि अगर आप 210 वोल्ट का सप्लाई देंगे तो वो डिवाइस 630 वाट का पावर दिखाएगा। समझ में आया? आपने वो डिवाइस खरीदा और खरीद के घर पे आके एक बैटरी के अक्रॉस लगाया और उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, उस बैटरी ने क्या पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई किया? 210 वोल्ट ही सप्लाई किया। तो अगर 210 वोल्ट ही सप्लाई किया तो आपको तो 630 वाट ही दिखाएगा। यस और नो? यस। अगर आप दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करते तो आपको 630 वाट नहीं दिखाता। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, यहां से आप करंट निकाल सकते हो। करंट कितना फ्लो हो रहा है सर्किट में?
3 एम्पियर, या करंट ड्रोन बाय द एलिमेंट 3 एम्पियर है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट। स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, ध्यान देना है मतलब टफ कुछ नहीं है, लेकिन मैं एक बात बोलूंगा वो उस पर ध्यान देना है। बोला उस हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस क्या है। स्टूडेंट्स एक बात आपको याद रखना है कि रेजिस्टेंस एक डिवाइस का प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस एक डिवाइस का प्रॉपर्टी है। आप पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करोगे उस डिवाइस के अक्रॉस तो ऑब्वियसली पावर चेंज होगा, लेकिन उसका रेजिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, आप अगर एक सेम डिवाइस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप चेंज करते हो तो वो पावर अलग दिखाएगा, लेकिन उसका रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा। रेजिस्टेंस उसका प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ध्यान देना है ये बात। आप बोलोगे सर ये बात आपने क्यों बोला, ये बात काफी इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन पे आपको ये बात हेल्प करेगा। ठीक है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट, वो भी निकाल सकता है। ठीक है, रेजिस्टेंस कौन सा वाला, हम लोग अभी रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये वाला यूज कर सकते हैं, ये वाला भी यूज कर सकते हैं। ये वाला यूज करने के लिए पावर एंड पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, हम लोग को पता है। ये वाला यूज करने के लिए पावर और उसमें से क्या करंट जा रहा है वो चाहिए, वो भी हम लोग को पता है। करंट तो अभी अभी निकाला, तो हम लोग ये वाला यूज कर लेते हैं। ठीक है, सो P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R, सो इम्प्लाइज R इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय P। ठीक है, V इज 210, 210 स्क्वायर मतलब 210 मल्टीप्लाइड बाय 210 बाय पावर इज 630। ठीक है, (21) 3 7 21 70, so it is equals to 70 ओम। ठीक है, उस हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस कितना है, 70 ओम। क्लियर स्टूडेंट्स। ठीक है, ये वाला देखिए, ये वाला इस पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। मैं लैंग्वेज क्या बोल रहा हूँ, उस हीटिंग एलिमेंट का क्या रेजिस्टेंस है, उस हीटिंग एलिमेंट का क्या रेजिस्टेंस है, इट्स 70 ओम। कितना करंट जा रहा है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना उसका पावर है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। इट्स रेजिस्टेंस विल बी ऑलवेज 70 ओम, 70 ओम ओनली। रेजिस्टेंस इज प्रॉपर्टी। ठीक है, करंट बढ़ सकता है, करंट कम सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस आप बढ़ा सकते हो, कमा सकते हो, लेकिन उसके रेजिस्टेंस में कभी चेंजेस नहीं आएगा। ये बात हम लोग को याद रखना चाहिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेट्स ऑन ए 50 वोल्ट सप्लाई एंड ड्रोज अ करंट ऑफ 12 एम्पियर। ध्यान देते, तो यहां पे है एक मोटर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे एक मोटर है जिसके अक्रॉस सप्लाई कितना दिया गया, जिसके अक्रॉस सप्लाई दिया गया 50 वोल्ट का। ठीक है, एंड ड्रोज ए करंट ऑफ 12 एम्पियर। 12 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो बेसिकली मोटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया, 50 वोल्ट, और मोटर करंट क्या ड्रॉ कर रहा है, 12 एम्पियर। तो स्टूडेंट्स इनपुट पावर क्या है, इनपुट पावर क्या है, मतलब मोटर को चलाए रखने के लिए, मोटर को चलाए रखने के लिए सोर्स को कितना एनर्जी खर्चा करना पड़ रहा है पर यूनिट टाइम। ठीक है, सो इट इज इक्वल्स टू VI। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन्ड है 50 वोल्ट और इसमें से करंट जा रहा है 12 एम्पियर। ठीक है, तो सोर्स को यानी कि इसको बैटरी को
इसको चलाए रखने के लिए यूनिट टाइम में कितना खर्चा करना पड़ रहा है, P इक्वल्स टू VI। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, सो VI, V कितना, सप्लाई कितना हो रहा है 50 एंड करंट कितना है 12 5 और 60, एक जीरो रहेगा। ये भी हम लोगों ने SI में बिठाया, ये भी SI में बिठाया, तो ये आया वाट। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। इफ द मोटर यील्ड्स अ मैकेनिकल पावर ऑफ, ध्यान से सुनना है, इफ द मोटर यील्ड्स ए मैकेनिकल पावर ऑफ 150 वाट, ध्यान से सुनना है, समझ में आएगा। तो मोटर कुछ ना कुछ तो वर्क करेगा, मोटर तो कुछ ना कुछ मैकेनिकल वर्क करेगा। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल ग्राउंड लेवल से पानी को आपके रूफ तक, रूफ में एक टैंक है मान लेते हैं आपके घर पे, और आप मोटर लगा के पानी को ग्राउंड लेवल से रूफ में जो टैंक है उस पे लेके जा रहे हो, तो मोटर जो है ग्राउंड लेवल से पानी को उस टैंक पे लेके जो जा रहा है, तो उसके लिए उसको वर्क करना पड़ेगा। दिस इज अ काइंड ऑफ मैकेनिकल वर्क। मोटर क्या मैकेनिकल वर्क कर रहा है, मैंने जो एग्जांपल दिया वो पानी को ग्राउंड से आपके जो रूफ है वहां पे जो टैंक है वहां तक पानी को लेके जा रहा है, कौन, मोटर। तो दिस इज अ काइंड ऑफ, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वर्क। तो मोटर बेसिकली कुछ ना कुछ तो मैकेनिकल वर्क करेगा। तो क्वेश्चन में बोल रहा है इफ द मोटर यील्ड्स ए मैकेनिकल पावर ऑफ 150 वाट, इसका मतलब आउटपुट पावर या पावर आउटपुट इज इक्वल्स टू 150 वाट। समझना है स्टूडेंट्स, टेंशन नहीं लेना है, समझ में आएगा, सुनना है ध्यान से। इस मोटर को चलाए रखने के लिए, इस मोटर को चलाए रखने के लिए खर्चा हो रहा है 60 जूल पर सेकेंड। वाट मतलब जूल पर सेकेंड। 60 जूल एनर्जी खर्चा हो रहा है पर सेकेंड। और मैकेनिकल वर्क कितना कर रहा है, क्या 60 जूल मैकेनिकल वर्क कर रहा है, 60 जूल पर सेकेंड मैकेनिकल वर्क कर रहा है ना, मैकेनिकल वर्क कर रहा है 150 जूल पर सेकेंड। ठीक है, बाकी कहां गया, दिया जा रहा है इसके ऊपर खर्चा हो रहा है 60 जूल पर सेकेंड और ये मैकेनिकल वर्क कर रहा है 150 जूल पर सेकेंड, तो बाकी कहां गया। तो स्टूडेंट्स बाकी खर्चा हो गया, बाकी लॉस हो गया इन द फॉर्म ऑफ हीट या किसी दूसरे फॉर्म में। मोटर चलाते हो आप तो गर्म होता है कि नहीं, तो इन द फॉर्म ऑफ हीट लॉस हो गया या किसी दूसरे एनर्जी के फॉर्म में लॉस हो गया। समझ में आया। तो इसको चलाए रखने में खर्चा हो रहा है 60 जूल पर सेकेंड और ये काम कर रहा है 150 जूल पर सेकेंड। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ द मोटर। तो ध्यान से, सो परसेंटेज एफिशिएंसी मेयर ऑफ द मोटर नहीं लिख रहा हूं। तो स्टूडेंट्स एफिशिएंसी का हमेशा सेम ही फॉर्मूला होता है और सिर्फ फॉर्मूला मत देखिए, समझने का कोशिश कीजिए। इट इज आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना, तो इससे ये पता चलेगा कि कितना परसेंटेज जो उसको सप्लाई हो रहा है, जो एनर्जी उसको सप्लाई हो रहा है पर सेकेंड, उसका कितना परसेंटेज वो वर्क कर रहा है। वैसे तो हम लोग चाहते हैं कि पूरा का पूरा इसका, हम लोग ऐसे कहते हैं ना, इसका एफिशिएंसी 100%, ऐसे मतलब यहाँ पे नहीं, इसका मतलब जितना उसको सप्लाई हो रहा है पूरा वो काम पे लगा रहा है। समझ में आ रहा है ना, एफिशिएंसी को मतलब समझने का कोशिश कीजिए। एफिशिएंसी इज वेरी हाई, इसका मतलब उसको जितना सप्लाई हो रहा है उसका मैक्सिमम परसेंटेज वो काम पे लगा रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, मतलब बेसिकली ये एक ऐसा परसेंटेज निकल के आएगा
कि उसको कितना सप्लाई हो रहा है और उसका कितना परसेंटेज वो काम कर रहा है, उसका कितना परसेंटेज वो काम पे लगा रहा है. सो आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर मल्टीप्लाइड बाय 100. सो आउटपुट पावर इज 150 watt, input power is 600 watt multiplied by 100. So answer is 25%. So 25% ये वर्क कर रहा है. जितना उसको एनर्जी सप्लाई किया जा रहा है उसका 25% वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, बाकी 75% लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट या कोई दूसरे एनर्जी के फॉर्म में. क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आया होगा ये वाला स्टूडेंट्स. और एक एग्जांपल देखेंगे, इजी है लेकिन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है. 100 वाट 220 वोल्ट बल्ब. ध्यान से सुनना है. 100 वाट 220 वोल्ट बल्ब, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? मैं चाहता हूं कि आप एक बार खुद को एटलीस्ट बोलिए कि इसका मतलब क्या है. 100 वाट 220 वोल्ट बल्ब, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस बल्ब के अक्रॉस अगर आप 220 वोल्ट सप्लाई देंगे, इस बल्ब के अक्रॉस अगर आप 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेंगे, तब जाके इस बल्ब का पावर होगा 100 वाट. या आप बोल सकते हो ये बल्ब एनर्जी कंज्यूम करेगा 100 वाट या 100 जूल पर सेकेंड. ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है. नेक्स्ट. सो दिस इज द पावर रेटिंग ऑफ द बल्ब. दिस इज द पावर रेटिंग ऑफ द बल्ब. क्लियर? क्लियर? 100 वाट 220 वोल्ट बल्ब, समझ में आया? इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सोर्स. अच्छा, दुकान से जब आपने बल्ब खरीदा तब आपको बोला गया इस बल्ब पे ये लिखा हुआ था, ये पावर रेटिंग लिखा हुआ था कि अगर आप इसके अक्रॉस 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इस बल्ब के अक्रॉस मेंटेन करेंगे, तब जाके इसका पावर होगा 100 वाट. लेकिन आपने क्या किया? आपने घर पे लगा गया, इस कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सोर्स. आपने घर पे लाया और इसके अक्रॉस लगा दिया आपने 110 वोल्ट. आपने घर पे लाया और इसके अक्रॉस आपने 220 वोल्ट ना लगा के एक 110 वोल्ट का बैटरी लगा दिया इसके अक्रॉस. ठीक है. कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब. अभी जो आपने 110 वोल्ट लगाया इसके अक्रॉस, अभी तो उसका पावर 100 वाट नहीं रहेगा. 100 वाट तो तब रहता है जब इसके अक्रॉस 220 वोल्ट लगता है. तो आपको बोल रहा है कि अभी इसके अक्रॉस पावर क्या होगा, निकालिए. समझ में आया? जब 110 वोल्ट लगाया गया अक्रॉस दैट बल्ब. समझ में आया स्टूडेंट्स? एक चीज मैंने बोला था कुछ ही देर पहले एक प्रॉब्लम में कि अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस चेंज करेंगे तो सेम इलेक्ट्रिकल डिवाइस का पावर चेंज होगा, पावर कंजम्पशन चेंज होगा. क्या चेंज नहीं होगा? इट इज रेजिस्टेंस. क्या चेंज नहीं होगा? इट इज रेजिस्टेंस. क्लियर? समझ में आया? तो देखते हैं. तो इस कंडीशन से हम लोग क्या बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं? क्या पावर रेटिंग से हम लोग बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं? यस. ठीक है. तो स्टूडेंट्स ध्यान देना है. रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब. ठीक है. सो ध्यान देना है. पावर वोल्टेज, पावर पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस में कौन सा रिलेशन था स्टूडेंट्स? P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R. यस, कोई प्रॉब्लम? सो R क्या होगा? V स्क्वायर बाई P. सो R इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई P. ठीक है. ठीक है. सो V कितना है? 220 स्क्वायर. सॉरी स्टूडेंट्स, सही तो था. 220 मल्टीप्लाइड बाय 220
डिवाइडेड बाय पावर 100 वाट। ठीक है, ठीक है, ये कितना आएगा? $484 ओम। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन द बल्ब is connected to, well the bulb is connected to 110 volt source, तो क्या बल्ब का रेजिस्टेंस बदलेगा? ना, आपने पोटेंशियल डिफरेंस बदल दिया तो उसका पावर बदल जाएगा, एनर्जी कंजम्पशन बदल जाएगा, रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन बदल जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी पावर क्या होगा? उस पावर को, इस पावर को अगर मैंने P लिख दिया तो इस पावर को और P नहीं लिखते हैं, P डैश लिख लेते हैं। ठीक है, इसको अगर हम लोगों ने V लिख लिया तो इसको और V नहीं लिखेंगे, V डैश लिख लेंगे। ठीक है, इज इक्वल्स टू V डैश स्क्वायर बाई R। R तो हम लोग पिछला वाला बिठा ही सकते हैं, पहले जो निकाला R, इस बल्ब का जो रेजिस्टेंस निकाला वो तो बिठा सकते, वो तो चेंज नहीं होगा ना। ठीक है, हम लोगों ने 110 वोल्ट लगाया और अभी पावर क्या होगा वो निकालेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो। सो इम्प्लाइज P डैश, यानी कि अभी का पावर 110 वोल्ट जब लगाया बल्ब के अक्रॉस, तो जाके बल्ब का पावर अभी कितना है, बल्ब का पावर अभी कितना है? सो इट्स V डैश स्क्वायर, यानी कि 110 स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज 484। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे देखते हैं 11 10 और 110, 11 444, 11 444, 11 10 110, 11 444, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 5s are 10, it's 25। पावर आया 25 वाट। है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेकिन इसी तरीके का कॉन्सेप्ट बाकी क्वेश्चन में भी यूज होगा, तो ये सब क्वेश्चन आपका क्लियर होना चाहिए। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग है कि एक बल्ब जिसके अक्रॉस 220 वोल्ट लगाने से, जिसके अक्रॉस 220 वोल्ट सप्लाई देने से उसका पावर होता है 100 वाट। सेम बल्ब अगर उसके अक्रॉस 110 वोल्ट सप्लाई देते हैं तो उसका पावर हो जाता है 25 वाट। समझ में आया स्टूडेंट्स? और क्या चेंज नहीं होता है? इट्स रेजिस्टेंस। क्या चेंज नहीं होता है? इट्स रेजिस्टेंस। क्लियर स्टूडेंट्स? ये काफी अच्छा एग्जाम्पल है, इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बहुत इजी है, बहुत इजी है, टेंशन लेने वाला बात नहीं है, बहुत इजी है। तो स्टूडेंट्स, आपको 3 बल्ब दिया गया, ए बल्ब, बी बल्ब एंड सी बल्ब, और तीनों का पावर रेटिंग दिया हुआ है। पावर रेटिंग अभी तक तो क्लियर हो गया होगा। पावर रेटिंग क्या है? मतलब इसके अक्रॉस अगर आप 220 वोल्ट लगाएंगे तो इसका पावर होगा 100 वाट। इसके अक्रॉस अगर आप 220 वोल्ट लगाएंगे तो इसका पावर होगा 50 वाट। इसके अक्रॉस अगर आप 220 वोल्ट लगाएंगे तो इसका पावर होगा 25 वाट। क्लियर? समझ में आया ना आप लोगों को? ठीक है, तो क्या हम लोग इन तीनों का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं? तो अभी तक तो आपको पता चल गया होगा कि हाँ सर निकाल सकते हैं। अभी आपने सॉल्व किया है, तो इसका रेजिस्टेंस निकालते हैं स्टूडेंट्स। इन तीनों बल्ब का रेजिस्टेंस निकालते हैं। अच्छा, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं सर। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला अरेंज दैम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। तो स्टूडेंट्स, इन तीनों को सीरीज में अगर कनेक्ट करेंगे तो मुझे उसके बाद सीरीज में कनेक्ट करने के बाद इन तीनों को अरेंज करना है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस। ऑब्वियसली बल्ब है तो जलेगा तो कम ज्यादा ब्राइट तो होगा, तो मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस में अरेंज करना है इन 3 बल्बों को व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पहले हम लोग इन तीनों का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब ए क्या था फॉर्मूला स्टूडेंट्स?
P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर, क्या यहां से रेजिस्टेंस निकाला जा सकता है? यस। तो R इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई पी, मतलब 220 मल्टीप्लाइड बाई 220 वी स्क्वायर बाई पी, ठीक है ना। 100, 22 मल्टीप्लाइड बाई 22, यह आएगा 484 ओम। तो बाल्ब ए का रेजिस्टेंस निकल के आ गया। देन बाल्ब बी का रेजिस्टेंस निकालते हैं। बाल्ब बी का रेजिस्टेंस क्या होगा स्टूडेंट्स? वही वी स्क्वायर बाई पी। तो वी स्क्वायर यानी कि 220 मल्टीप्लाइड बाई 220 डिवाइडेड बाई 50, ठीक है। तो 0 0 कैंसल, ठीक है। नेक्स्ट 5 4s are 20, 5 4s are 20, so 44 मल्टीप्लाइड बाई 22, मैं जल्दी जल्दी कैलकुलेटर कर लेता हूँ। 44 मल्टीप्लाइड बाई 22, इट्स 968, ठीक है स्टूडेंट्स। बल्ब सी का रेजिस्टेंस निकालते हैं। बल्ब सी का रेजिस्टेंस निकालते हैं, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी 25, ठीक है। तो मैं और काटकुट ना करके डायरेक्ट निकाल लेता हूँ। 220 मल्टीप्लाइड बाई 220 डिवाइडेड बाई 25, इट इज 1936 ओम। सही तो है? सही होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मुझे तीनों बाल्ब का रेजिस्टेंस पता चल चुका है, ठीक है। क्लियरली आपको दिख रहा है कि सी का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, उसके बाद बी का, उसके बाद ए का। यस और नो स्टूडेंट्स? यस। तो पहले एक बार रेजिस्टेंस को हम लोग एक ऑर्डर में लिख लेते हैं। कौन सा ऑर्डर में लिखना चाहते हैं स्टूडेंट्स? डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब सी इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब बी, ठीक है ना। 1936, उसके बाद 968, उसके बाद 484 इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब ए, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो सर। नेक्स्ट, व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं हम लोग। दिस इज bulb A, this is bulb B, and this is bulb C. They are connected one after another. They are connected in series, ठीक है। इसके अक्रॉस हम लोगों ने एक बैटरी लगाया जिसका EMF कुछ बोला नहीं हम लोग को, तो हम लोग V वोल्ट ही मान लेते हैं, जिसका EMF क्या है? V वोल्ट। Now students, we know that because they are connected in series, as they are connected in series, तो हम लोग को पता है कि करंट तो तीनों में से सेम जाएगा, हाँ या ना, ये सब चीज हम लोग को पता है ना स्टूडेंट्स। मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस भी करवाया, ठीक है ना। बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तीनों में से सेम करंट जाएगा, यस और नो। current through bulb A will be equals to current through bulb B will be equals to current through bulb C, yes or no? Yes. तो स्टूडेंट्स हम लोग को एक रेजिस्टेंस का रिलेशन पता है, इन तीनों का रेजिस्टेंस क्या है या किसका ज्यादा है किसका कम है, ये हम लोग को पता है। और ये पता है कि करंट तीनों में से सेम जा रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स चलिए हम लोग करंट और रेजिस्टेंस के रिलेटेड जो पावर का रिलेशन है, करंट और रेजिस्टेंस मिला के जो पावर का रिलेशन है उस पर ध्यान देते हैं। तो वो रिलेशन क्या था स्टूडेंट्स? P इक्वल्स टू I स्क्वायर R, हाँ या ना। तो स्टूडेंट्स अभी देखिए, ध्यान से देखना पड़ेगा, अभी ध्यान से देखना पड़ेगा। तीनों में से करंट सेम, तो पावर कम होगा किसका और किसका ज्यादा होगा? क्या वो करंट पे डिपेंड करता है? सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, हाँ ना में जवाब देना है।
तीनों का करंट सेम, तीनों में से सेम करंट जा रहा है, तो क्या करंट से आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि तीनों में से किसका पावर ज्यादा होगा? आंसर इज क्लियरली नो, बिकॉज तीनों में से करंट सेम जा रहा है। यस और नो? तीनों में से करंट सेम जा रहा है, तो मुझे पता नहीं चलेगा किसका पावर ज्यादा कम है। अभी क्या बचा है? आर। तो आई स्क्वायर टर्म तो सभी के लिए सेम होगा, हाँ या ना? अभी क्या बचा है? आर। तो क्लियरली दिख रहा है स्टूडेंट्स कि करंट तो तीनों का सेम है, जिसका आर ज्यादा उसका पावर ज्यादा, और पावर ज्यादा तो ब्राइटनेस ज्यादा। स्टूडेंट्स, व्हाट इज पावर? इट इज कितना एनर्जी डिसिपेट हो रहा है पर सेकंड, कितना जूल ऑफ एनर्जी डिसिपेट हो रहा है पर सेकंड। तो ज्यादा जूल एनर्जी डिसिपेट होगा पर सेकंड, इसका मतलब ज्यादा ब्राइटनेस। ठीक है, तो बेसिकली आप ऐसे याद रख सकते हो कि ज्यादा पावर तो ज्यादा ब्राइटनेस, कम पावर तो कम ब्राइटनेस। ठीक है, ठीक है। तो लास्ट टाइम बोलूंगा स्टूडेंट्स, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तीनों में से सेम करंट दौड़ रहा है। तो अगर आप इस चीज को देखेंगे तो तीनों में से सेम करंट जा रहा है, तो करंट के हिसाब से आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि किसका पावर ज्यादा होगा किसका पावर कम होगा। लेकिन क्लियरली दिख रहा है क्योंकि तीनों में से करंट सेम, तो रेजिस्टेंस विल डिसाइड। क्योंकि तीनों में से करंट सेम, द रेजिस्टेंस विल डिसाइड किसका पावर ज्यादा होगा किसका पावर कम होगा। और क्लियरली दिख रहा है कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। यस और नो? यस और नो? तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पावर ज्यादा, जिसका रेजिस्टेंस कम उसका पावर कम। मतलब सी का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा तो पावर भी सी का सबसे ज्यादा होगा। सी का बी का रेजिस्टेंस सी के रेजिस्टेंस से कम तो बी का पावर भी सी का पावर से कम होगा। ए का रेजिस्टेंस बी के रेजिस्टेंस से कम है तो ए का पावर भी बी के पावर से कम होगा। तो स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये है अरेंजमेंट ऑफ बल्ब इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर। और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस। ठीक है, ठीक है। पावर कम तो ब्राइटनेस कम, पावर ज्यादा तो ब्राइटनेस ज्यादा। समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट्स? आया? थोड़ा मन लगा के ध्यान देना है, मन लगा के ध्यान देना है। अच्छा, कैसा हो गया सेंटेंस? थोड़ा मतलब ध्यान देना है, मन लगा के थोड़ा सुनना है। ठीक है, हड़बड़ी नहीं करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा? ये आया स्टूडेंट्स? फिर से सिमिलर क्वेश्चन कि मुझे ये 3 बल्ब दिया हुआ है और तीनों का पावर रेटिंग दिया हुआ है। ठीक है, आपको बोला गया अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। लास्ट क्वेश्चन था व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, इस बार क्वेश्चन है व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। ध्यान देना है, इट्स वेरी इजी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग को तीनों बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना है। हम लोगों ने रेजिस्टेंस निकाला बाय यूजिंग रिलेशन P equals to V square by R implies R equals to V square by P। मैं इस पार्ट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी अभी अभी देखा है। ठीक है, और पावर रेटिंग में कोई चेंजेस नहीं है। तो बल्ब ए का रेजिस्टेंस है 484 ओम, बल्ब बी का रेजिस्टेंस है 968 ओम एंड बल्ब सी का रेजिस्टेंस है 1936 ओम। ठीक है, तो क्लियरली दिख रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब सी is greater than resistance of bulb B is greater than resistance of bulb E। ठीक है, ऑब्वियसली यहां से सॉल्यूशन का पार्ट है। नेक्स्ट, these 3 bulbs are connected in parallel। तो पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं सबसे पहले।
these three bulbs are connected in parallel, तो लगा देते हैं पैरेलली। ठीक है, लगा दिया हम लोगों ने पैरेलली। ठीक है, एक बैटरी भी लगा देते हैं। स्टूडेंट्स, इस बार करंट तो तीनों में से अलग अलग होगा, यस और नो? रेजिस्टेंस अलग अलग है तो करंट तो अलग अलग फ्लो करेगा। आप सिर्फ मुझे ये बोलिए कि पैरेलली कनेक्ट करने से क्या सेम रहता है, पैरेलली कनेक्ट करने से क्या सेम होता है? तो दिमाग आंसर करना चाहिए, क्योंकि इन दो तीनों का एंड पॉइंट सेम है तो क्या सेम होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। वेरी गुड। ठीक है, लेट दिस बी बल्ब ए, बल्ब बी, बल्ब सी। तीनों में क्या सेम है? तीनों के क्या सेम है? तो आप बोलेंगे तीनों का एंड पॉइंट सेम है, दैट इज वाई तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस, तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। पता है, हम लोग को पहले भी पढ़ा हुआ है, कोई भी चीज अगर पैरेलली कनेक्ट होता है उनके एंड पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इन तीनों बल्ब का जो रेजिस्टेंस है, उन रेजिस्टेंस में से मतलब उन रेजिस्टेंसों में एक रिलेशन हम लोग को पता है, कौन ज्यादा है कौन कम है ये हम लोग को पता है। तो रेजिस्टेंस रहे और तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस रहे, मुझे ऐसा पावर का फॉर्मूला चाहिए। कौन सा? ये वाला फॉर्मूला, इट्स P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R। इट्स P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R, यस और नो? यस। अगर आपको ब्राइटनेस देखना है मतलब पावर देखना है, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो तीनों का तो सेम ही है। अगर आप V को V पे कंसंट्रेट करेंगे तो तीनों के अक्रॉस V तो सेम ही है। तो नेक्स्ट आप किस पे कंसंट्रेट करेंगे? ऑब्वियसली R पे। तो तीनों के अक्रॉस, तीनों बल्ब के अक्रॉस V तो सेम है। उसके बाद आपको क्लियरली दिख रहा है कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। V से तो आपको कुछ पता चलेगा नहीं कि किसका पावर ज्यादा है कम है, क्योंकि तीनों के इसमें V सेम है। तो आप किस पे ध्यान देंगे उसके बाद? R पे, ऑब्वियसली R पे। तो क्लियरली दिख रहा है कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि जिसका R सबसे ज्यादा उसका P सबसे कम होगा, जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा उसका पावर सबसे कम होगा, और जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम उसका पावर सबसे ज्यादा होगा। तो आपको तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए आप, किसका रेजिस्टेंस सबसे कम है? आप बोलेंगे ए का। तो किसका पावर सबसे ज्यादा होगा? ए का। समझ में आ रहा है कि नहीं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम उसका पावर सबसे ज्यादा। समझ में आया? समझ में आया स्टूडेंट्स? तो सबसे कम रेजिस्टेंस किसका? ए का। तो सबसे ज्यादा पावर किसका, या सबसे ज्यादा ब्राइट कौन होगा? सबसे ज्यादा ब्राइटनेस किसका ज्यादा होगा? ए का। क्लियर? उसके बाद बी बीच में है तो बी बीच में ही रहेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका है? सी का। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो पावर सबसे कम किसका होगा? सी का। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? तो इस बार सबसे ज्यादा ब्राइट होगा ये वाला, ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होगा बल्ब ए का, देन बल्ब बी का, देन बल्ब सी का। क्लियर? समझ में आया स्टूडेंट्स? काफी इजी था। स्टूडेंट्स, अभी जो एग्जांपल देखेंगे उससे हम लोग को ये आइडिया मिलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम करते वक्त अगर आपको कोई मतलब परेशानी हो, ठीक है, मतलब कहीं पे अगर कुछ डाउट ऐसा फील हो रहा है
तो स्टूडेंट्स मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार लास्ट लेक्चर का कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पार्ट एक बार क्लियर कर लीजिए, देख लीजिए एक बार। तो एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो फॉर एग्जांपल किसी एक का घर लेते हैं, एक सिंपल सा घर है जहाँ पे 2 फैन है, 2 फैन 100 वाट ईच, मतलब दोनों फैनों का पावर क्या है 100 वाट। 4 बल्ब है 50 वाट का, एक 50 वाट का। एक रेफ्रिजरेटर है 250 वाट का। और ये कहा गया है कि ऑन एवरेज देखा जाए तो 10 घंटा चलाया जाता है, दिन में 10 घंटा चलाया जाता है। और उस लोकेलिटी में एक यूनिट का कॉस्ट होता है 8 रुपीज। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, यूनिट ना लिख के आप लिख सकते हो 8 रुपीज फॉर 1 किलोवाट आवर। पता है ना, किलोवाट आवर को ही हम लोग कहते हैं यूनिट। ठीक है, मैंने बोला था। सो 1 किलोवाट आवर एनर्जी का कॉस्ट होता है 8 रुपीज। जिस लोकेलिटी में वो घर है, ये घर है, उस लोकेलिटी में ये है कॉस्ट। आपको एक दिन का बिल कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट बिल फॉर 1 डे। क्वेश्चन समझ में आया होगा स्टूडेंट्स? क्वेश्चन इज वेरी इजी। ठीक है, ये कुछ अप्लायंस दिया हुआ है, साथ ही साथ उसका क्या पावर कंजम्पशन है वो भी दिया हुआ है। कितना घंटा एक दिन में चलता है 10 घंटा। और 1 किलोवाट आवर एनर्जी का कितना पैसा होता है 8 रुपीज। या आप बोल सकते हो सिंपली एक यूनिट का कितना पैसा होता है 8 रुपीज। आपको एक दिन का बिल कैलकुलेट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं कि टोटल पावर कितना है। ठीक है, पावर कितना है टोटल एक बार देख लेते हैं। तो ध्यान देते हैं स्टूडेंट्स। तो टोटल पावर कितना होगा? 2 फैन है 100 वाट का, 2 फैन है 100 वाट का। ध्यान से सुनना है, जस्ट बहुत इजी है ये, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो खुद ब खुद। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलत होगा, लेकिन गलत होने से भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। कहाँ पे गलती हुआ ये पता चलेगा। तो 2 फैन 100 वाट, तो टोटल कितना हुआ 200 वाट। ठीक है, देन 4 बल्ब 50 वाट, तो 4 × 50 हो गया 200। देन एक रेफ्रिजरेटर 250, तो 250। ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो ये टोटल पावर कंजम्पशन हो गया। यहाँ पे आप लिख सकते हो टोटल पावर कंजम्पशन इज 250, इट्स 650 वाट। 650 वाट ना लिख के आप बेहतर होगा आप लिखिए जूल पर सेकेंड, फील ज्यादा आएगा। कि एक सेकेंड में देखा जाए तो कितना एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है इस घर पे 650 जूल। ठीक है, तो एक सेकेंड में अगर 650 जूल है तो एक दिन में कितना जूल है आप नहीं निकाल सकते हो क्या? क्यों नहीं निकाल सकते? क्यों नहीं निकाल सकते? एक सेकेंड में अगर 650 जूल का रिक्वायरमेंट है तो एक दिन में कितना टाइम चलता है 10 घंटा। तो 10 घंटे में कितना होगा नहीं निकाल सकते क्या? आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है, सो ध्यान से सुनना है। सो दिस इज पावर कंजम्पशन, मतलब टोटल पावर कंजम्पशन, या आप बोल सकते हो कितना जूल एनर्जी कंज्यूम किया जा रहा है उस घर पे 5 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद यहां पे आप लिख सकते हो टोटल पावर कंजम्पशन। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो। आप चाहो तो यहाँ पे 650 वाट लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? 2 फैन का 200, 4 बल्ब का 4 × 50 200, एक रेफ्रिजरेटर का 250। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी कंजम्पशन इन 1 डे। सिंपल, एक सेकेंड में, ध्यान से सुनना है,
1 सेकेंड में अगर 650 जूल, तो 60 सेकेंड में कितना होगा, मल्टीप्लाइड बाय 60। ठीक है ना, समझ में आया? 1 सेकेंड में, अच्छा ऐसे आप लिख लेते हैं, ठीक है, यहां पे देखिए 1 सेकेंड में अगर 650 जूल कंज्यूम किया जा रहा है, तो 10 घंटे में क्या होगा? ठीक है, तो यहां पे देखिए 10 650 जूल पर सेकेंड, ये है 1 सेकेंड में इतना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, तो 10 घंटे में क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाय 10 आवर कर दीजिए, मल्टीप्लाइड बाय 10 आवर कर दीजिए। ठीक है, 1 सेकेंड में अगर 650 जूल कंज्यूम हो रहा है, तो 10 घंटे में क्या होगा, 10 आवर में कितना होगा, मल्टीप्लाइड बाय 10 आवर। कोई प्रॉब्लम? नो। ना कन्वर्ट 10 आवर इनटू सेकेंड्स। ठीक है, 10 आवर को सेकेंड्स में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ये तो 650 जूल पर सेकेंड में दिया हुआ है। सो 10 आवर को अगर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट, पता है हम लोग को, तो आवर आवर कैंसिल हो गया। वी नो दैट 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड, तो आ गया सेकेंड्स में। ठीक है, और जूल पर सेकेंड, सेकेंड नीचे है ना, सेकेंड सेकेंड भी कैंसिल। तो एक दिन में कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ, ध्यान से सुनना है स्टूडेंट, ध्यान से सुनना है, एकदम इजी। यहाँ पे फिजिक्स कहा है, यहाँ पे तो जूनियर क्लास का मतलब मैथमेटिक्स है। तो 650 इंटू 10 इंटू 60 इंटू 60, 650 इंटू 10 इंटू 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 जूल, जूल ही तो है। ठीक है, तो एक दिन में कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, इतना जूल, और 1 सेकेंड में कितना हो रहा था, इतना जूल। ठीक है, और एक दिन में तो 24 घंटा तो नहीं चलाया, एक दिन में कितना घंटा चलाया, क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 आवर्स। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इतना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है इन 1 डे, तो इसको हम लोग किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये तो जूल में है, लेट अस कन्वर्ट इट इनटू किलोवाट आवर। स्टूडेंट्स, वी नो दैट 1 किलोवाट आवर, ये भी एक एनर्जी का यूनिट है, यस और नो? यस। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6 जूल। कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो 1 किलोवाट आवर को ऊपर लिख लेते हैं, और 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल को नीचे लिख लेते हैं। इक्वल चीज है, ऊपर नीचे तो लिख सकते हैं, इसको नीचे इसलिए लिखा जिससे कि जूल जूल कैंसिल हो जाए। अभी किस में आ चुका है, किलोवाट आवर। ठीक है, तो फिर से क्वेश्चन, एक दिन में कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ, इतना किलोवाट आवर। एक दिन में कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ, इतना किलोवाट आवर, या आप बोल सकते हो इतना यूनिट। किलोवाट आवर को यूनिट कहा जाता है। इतना यूनिट खर्चा हुआ या इतना किलोवाट आवर खर्चा हुआ इन एक दिन, इन 1 डे। सो देयरफॉर बिल फॉर 1 डे क्या होगा, सिंपल एकदम, बिल फॉर 1 डे क्या होगा, 1 किलोवाट आवर का है 8 रुपीज। स्टूडेंट्स, किलोवाट आवर कोई यूनिट कहा जाता है, ये नहीं भूल सकते। ठीक है, तो एक दिन में कितना किलोवाट आवर खर्चा हुआ, इतना लिख लीजिए। 650 इंटू 10 इंटू 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, एक दिन में कितना किलोवाट आवर आपने कंज्यूम किया, आपने नहीं मतलब आपके घर के अप्लायंस ने कितना कंज्यूम किया, इतना। तो 1 किलोवाट का प्राइस है 8 रुपीज, तो इतना किलोवाट का प्राइस कितना होगा, 1 किलोवाट आवर का प्राइस है 8 रुपीज, 1 किलोवाट आवर का कॉस्ट है 8 रुपीज। तो आपके घर पे इतना कंजम्पशन हुआ, इतना किलोवाट आवर कंजम्पशन हुआ, तो कॉस्ट कितना होगा, मल्टीप्लाइड बाय 8। समझ में आया होगा ना, समझ में आया होगा। अभी जो आएगा वही है बिल आपका। निकाले निकाले स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 जीरो, तो 4 जीरो को
काट देते हैं, और यहाँ पे 6 था तो यहाँ पे हो गया 2, ठीक है ना। सो बेसिकली नीचे क्या है, 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 2, 360। तो कैलकुलेटर से देख लेते हैं, 65 ना, 65 मल्टीप्लाइड बाई 36, 6 6 तो 36 होगा, 36 आया 2340 डिवाइडेड बाय 360, 6.5, ये आया 6.5, ठीक है। 6.5 मल्टीप्लाइड बाई 8, 52। तो एक दिन का बिल होगा 52 रुपीज। अभी आप बोलेंगे कि एक महीने का निकालिए, तो मल्टीप्लाइड बाई 30 कर दूंगा। एक दिन का बिल पता है तो 30 डेज का नहीं पता होगा क्या, मल्टीप्लाइड बाई 30 कर दूंगा। 2 महीने का बिल, 3 महीने का बिल, 1 साल का बिल, 2 साल का बिल, आप जितना दिन का बोलेंगे उतना दिन का निकाल सकते हैं। यस और नो? समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? अगर कहीं पे कुछ भी कंफ्यूजन हो और एक बार देख लीजिए, और थोड़ा मन लगा के देखना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स।